नमस्कार, मैं हूं ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी, आर्मी वेटरन। और मैं हूं नीरज कुमार दुबे। इस सप्ताह हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंधों को, इजराइल अमेरिका संबंधों की, रूस और यूक्रेन की युद्ध के बारे में, और तुर्की तथा सीरिया के बीच चल रहे तनाव की। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने थोड़ा सा कार्यक्रम को नया स्वरूप देने का एक प्रयास किया है। देखते हैं दर्शकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। सर, पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द ही होने वाली रूस यात्रा पर है। इसको कैसे देखते हैं आप? अभी भारत रूस के जो संबंध हैं किस मोड़ पर हैं? क्या बार बार जिस तरीके से कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मोदी जी की कोई भूमिका हो सकती है, मोदी जी को प्रयास करके देखना चाहिए, तो क्या वो प्रयास करके देखेंगे? अभी क्योंकि हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं उससे ठीक पहले खबर आई कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनकी रशियन जो उनके समकक्ष हैं सर्गेई लावरोव, उनके साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो हमारे जो भारतीय हैं वो वहाँ पर रशियन जो आर्मी में भर्ती कर लिए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। तो ये सारा कुल मिलाकर इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जी हमारे लिए ही नहीं। मैं सिर्फ भारत और रूस की ही नहीं बात कर रहा हूँ। जी रूस के लिए है, भारत का तो जो है जी रूस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जी महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूँगा कि दुनिया के लिए, जी क्योंकि दुनिया पूरी रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रही है। जी क्या हो रहा है, इतने साल, तीसरा साल चल रहा है, जी तो उसको देखते हुए एक मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। जी और ऐसा नहीं कि पहला विजिट है। जी मोदी जी देखिए अपने टेन्योर में 6 बार जा चुके हैं रूस, जी पुतिन भी आ चुके हैं। जी और ये जो विजिट देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि दोनों देशों में था कि आपस में एक समिट मीटिंग किया करेंगे, जी ऑल्टरनेट ईयर। तो अब ऑल्टरनेट ईयर था कि 2022 में पुतिन आए थे, लेकिन बाद में जब युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद जो उन्होंने इनवाइट किया था प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर रूस में समिट मीटिंग के लिए, हो नहीं पाई थी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। और वह भी जो है उस बीच में भी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी उस समय गए थे जी और उन्होंने बातचीत की थी रूस में। तो जो बातचीत थी वो रुकी नहीं थी, जी लेकिन समिट जरूर जो होनी थी वो रुकी थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये छठी बार था। अब ये जाएंगे 8 तारीख को, जो अभी तक है प्रोग्राम की 8 को जाएंगे और 9 को उसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। जी और ऑस्ट्रिया में भी देखिए, मैं बता दूं कि ऑस्ट्रिया में 41 साल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है अपने 41 संबंधों साल को बाद। लेकर। जी, 41 जी। साल बाद जी 1983 में इंदिरा गांधी गई थी वहां पर। जी उसके बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अपनी रीच को, अपने आप को, भारत की रीच को मैं कहूँगा बढ़ाना चाहते हैं जी प्रधानमंत्री आगे जी जा करके वहाँ पर। कुछ जगह मैं देख रहा था कि इसमें आ रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं रूस में। मैं भी कह दूं कि अमेरिका में तो प्रधानमंत्री 8 बार जा चुके हैं। जी तो अब ये जो विजिट है ये महत्वपूर्ण किस वजह से, देखिए, फोकस जो लोग कह रहे हैं, हमें थोड़ा परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा जी किस परिप्रेक्ष्य में विजिट हो रही है। जी माहौल सबको पता है। वर्ल्ड वॉर के बाद हम कहते आ रहे हैं कि सबसे लंबी लड़ाई ये चल रही है, जी और एक ऐसी लड़ाई है अभी तक तो जिसका अंत समझ में नहीं आ रहा है किसी जी को भी। जी और हम लोग यहाँ शुरू से कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये समाप्त होने वाली है नहीं। जी ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त करने के प्रयास नहीं किए गए। जी देखिए, हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, तुर्की ने किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया था, बैक चैनल डिप्लोमेसी अमेरिका से भी होती रही है, अमेरिका और रूस में होती रही है। और हमने दर्शकों को बताया था पहले कि देखिए, फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी, मार्च में करीब ये कहिए कि 2 हफ्ते बाद, मार्च में ही अमेरिका, पेंटागन कहिए, मैं अमेरिका आर्मी कहूँगा, और रूस के आर्मी के बीच में डायरेक्ट बातचीत होनी शुरू हो गई थी। जी तो वो बंद नहीं है, इसके साथ भी युद्ध चल रहा है। जी अभी के माहौल में देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि किसी को न बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, न हानि हो रही है। जी
ना पहले कहा जा रहा था कि ये तो स्टेलमेट हो जाएगा, कोई कहीं नहीं रहेगा, रुका रहेगा, जी, वो ही नहीं है। जी, रूस धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जी, यूक्रेन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है और यूक्रेन के पास ये भी नहीं है, हथियार की कमी है। जी, तो ये परिप्रेक्ष्य देखिए, तो ये शांति वार्ता अभी स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, जहाँ की 90 देशों की बात थी, करीब 88 गए थे जी, और कुछ लोग आए थे हेड ऑफ स्टेट, बाकी नहीं गए थे। हमारे यहाँ से भी डेलीगेशन गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी जी, और हमारे प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने पुतिन के सामने बोला था कि ये दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर, ये जी, लड़ाई का समय नहीं है। जी, तो मुझे एक ये परिप्रेक्ष्य है, दूसरा परिप्रेक्ष्य देखिए कि ये लड़ाई हम शुरू से कह रहे हैं, ये यूक्रेन और रूस की नहीं है। ये पूरे विश्व को का माहौल जो है बदल रही है, क्योंकि ये नाटो और अमेरिका मिला लीजिए, अमेरिका यूरोप मिला करके और रूस की लड़ाई है, रूस जी, के साथ हो रही है। जी, रूस के साथ चीन और ईरान ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि किस क्या अभी परिप्रेक्ष्य है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री का जाना मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। जी, ज़रूरी है 2-3 चीज़ों पर। पहला तो अगर आप सिर्फ़ यही लें जो माहौल की हम बात कर रहे थे, जी, कि शांति वार्ता हो, जी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और मैं कहता हूँ भारत हमेशा से कहता रहा है कि बातचीत के माहौल से ही चीज़ें तय होनी चाहिए, समाप्त की जानी चाहिए और चाहते हैं कि युद्ध रोका जाए। जी, लेकिन किस तरह रोका जाए, कैसे जाए? मेरे ख़्याल से हमने डिस्कशन किया था कि जो चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ कह रही हैं, स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने बोला था, वो एक तरफ़ा है। जी, रूस भी जो अपनी बात कह रहा है, वो भी एक तरफ़ा है। जी, तो ऐसे अगर ये अपनी-अपनी बात कहते रहेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, बीच का रास्ता निकले। जी, और इस बीच में देखिए हमारे यहाँ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी आ चुके हैं जी, पिछले 2 महीनों में। उसके बाद लॉर्ड ऑस्टिन भी आए थे, जी, उनके रक्षा सचिव, और बाकी भी बात होती रही। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इनपुट्स ले करके हमारे प्रधानमंत्री जाएँगे और ज़रूर फ़ोकस रहेगा रूस-यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर कि इसका समाधान, या समाधान अगर तुरंत नहीं मिलता है, तो इसको शांति प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। समाधान तो बाद में भी हो सकता है, अगर ये चीज़ आगे आ सकती है। जी, दूसरा देखिए, कहीं भी जब मिलेंगे तो जो स्ट्रेटजिक है, वर्ल्ड की सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है, इन पर तो बात होगी ही होगी इनकी। जी, वहाँ पर हर हालत में होनी है। दूसरा, अगर रूस के पास जा रहे हैं और रूस चीन ने बोला हुआ है कि वो तो आजीवन, मतलब उनका फॉरएवर का साथ है, हमेशा का साथ है। जी, अभी जो माहौल बनता, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी के माहौल में रूस और चीन, ईरान, आप नॉर्थ कोरिया सबको लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि चीन का पलड़ा थोड़ा भारी है, जी, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। जी, क्योंकि रूस तो डाउन थोड़ा हो गया है दोनों में, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी कंपेयर टू चीन। वर्ल्ड में देखिए तो ऐसा नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अपना इकोनॉमी उसको वैसे 3-4% पर चल रही है। तो लेकिन रूस अभी थोड़ा डाउन है, और जब उसने नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी संधि की है, तो मेरे हिसाब से चीन को थोड़ा सा धक्का लगा है कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी कर ली आपस में। तो कुछ ये माहौल है, तो चीन का भी मामला आएगा, और जी, जब चीन का मामले इसके बारे में बातचीत होगी तो ये ज़रूर आएगा, चीन और भारत जो संबंध है। जी, और कहीं मुझे लगता है कि चीन शायद ये कोशिश न करे कि रूस पर प्रेशर डाले, जी, कि हम अपने फॉरएवर संबंधों को बनाने के लिए कि रूस भारत पर प्रेशर डाले। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे ज़रूर मुझे पूरी वो है कि ये ज़रूर फ़ोकस में रहेगा, जी, ये इन चीज़ों पर बात होगी। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी नज़दीकी रूस के साथ है, जो हम हमेशा कहते रहे हैं, रूस भी कहता रहा है, हम कहते हैं कि हमारा वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड फ्रेंड है, जिसको हमने सोचा समझा हर समय देखा है। मिलिटरली हम काफ़ी उस पर डिपेंडेंट थे जी, और हैं भी, जी, अमेरिका से है, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बट अभी भी हैं।
जी, आप S-400 देख लीजिए जो हमारे पास आ गई है, और एक और बैटरी आनी है जी, एयर डिफेंस की, बहुत उन्नत किस्म की। हालाँकि रूस ने S-500 बना लिया, तो ये भी एक चीज़ है कि जो मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट है उनके बारे में बातचीत वहाँ पर ज़रूर होगी। और इसके साथ ऑयल, तेल का देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम तो सैंक्शंस के बावजूद हम तेल ले रहे हैं, जी, और हमने कन्विंस कर दिया अमेरिका और नाटो को भी कि हमें ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वहाँ से ऑयल लेना, तेल लेना। चाहे वो आप कहिए उसको हमने बाकी लोगों ने स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बोला, या जी, ये बोला कि हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, सब देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, बट वो भी बात आएगी। बट क्या बात आएगी, मैं इसमें ज़रा दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए ऑयल का सबसे बड़ा इम्पोर्ट तो हम कर रहे हैं, इसमें कोई जी, डाउट नहीं है। लेकिन पहले कंसेशन देता था रूस हमको जी, पर बैरल, जी, वो तकरीबन 8 से 10 डॉलर पर बैरल था, जो अब कम होकर के 2 से 3 या 3 से 4 डॉलर पर बैरल हो गया है। जी, तो नुकसान तो हमारा है, हो सकता है शायद इसकी भी बात आए। दूसरी एक मेरीटाइम रूट बन रहा था चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक, जी, उसके बारे में भी बात होगी। हालाँकि थोड़ा लेट चल रहा है, बट ज़रूर उससे बहुत फ़ायदा होगा ट्रेड में जी, दोनों देशों को, वो भी ज़रूर बात होगी। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है पेमेंट का। जी, ट्रेड में जो पेमेंट्स करने हैं, अब देखिए जो हालात हैं, अब आज के नहीं पहले से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रूस से, और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। वो जो चीज़ें हैं रूस को चाहिए वो हमारे पास है नहीं, हम कर नहीं रहे हैं अभी। तो वो जो है उसके बारे में पहले हमारा करार हुआ था कि रुपये में हम पेमेंट कर सकते हैं हुँ, रूस को। लेकिन अब रूस के पास रुपया इतना इकट्ठा हो गया है कि चूँकि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसके फ़ेवर में है, जी, तो वो जो है अब वो चाहता है कि रुपए में नहीं किसी और में ट्रेड करें। तो वो भी एक पॉइंट है जो कि ऑलरेडी इस पर बात हो रखी होगी। और जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका से अगर बात हो रखी है तो पॉइंट्स वो भी जी, सामने आएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और मैं परिप्रेक्ष्य डालूँगा, देखिए अभी कुछ दिनों में आपने देखा कि जब से अमेरिका ने या नाटो ने बोला है यूक्रेन को कि उनके हथियार से रूस के अंदर, उन्होंने तो 5-10 किलोमीटर बोला है, उन जगहों पर उनके हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कि रूस की सेना स्टोर है, इकट्ठी हो रही है रूस के खिलाफ। लेकिन इसके बाद संबंध बिगड़ गए थे और ज़्यादा रूस और अमेरिका के बीच में। और इन्होंने वहाँ बताया था कि हम जो है इसका माकूल जवाब देंगे, क्योंकि यूक्रेन वगैरह में यूक्रेन ने क्रीमिया में इस्तेमाल किया था इनके हथियार और रूस को नुकसान किया था। तो ये भी एक परिप्रेक्ष्य है बीच में कि ये जो है अ, उस इस बीच में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब ना हो। तो जी, मुझे लगता है कि ज़रूर इसके बाद कुछ न कुछ ये पॉइंट ये भी आएगा कि आएँगे। माहौल जो है, क्योंकि ये अगर माहौल ख़राब होगा देखिए रूस और अमेरिका के बीच में, तो पूरे विश्व का माहौल जो है ख़राब होगा। जी, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, बातचीत हो। तो हो सकता है शायद ये भी चीज़ कुछ बात चले। और नॉर्मल समिट में जो बातें होती हैं वो तो होंगी ही होंगी। देखिए जी, ये पहली नहीं 21वीं समिट मीटिंग है। जी, तो नया नहीं है, बट हाँ, ये चलता रहा है, इसी की वजह से ये सब इस तरफ से बातें चलती रही हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, इन्हीं की मीटिंग बीच में नहीं हुई, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी। जो एससीओ समिट में पहले गए थे, ताशकंद में वहाँ मीटिंग हुई थी इनकी दोनों लोगों की। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हम कह रहे थे कि जो पीस समिट स्विट्ज़रलैंड ने ऑर्गेनाइज़ की थी, उसी से पहले G7 समिट हुई थी। जी, और उसके बाद वहाँ के लीडर सीधा वहाँ गए। जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में गए और सेंटर स्टेज में रहे, जी, लेकिन वहाँ नहीं गए, वहाँ उन्होंने डेलीगेशन भेजा, क्योंकि जी, जैसे मैंने पहले कहा कि वो शायद उन सारी चीज़ों से अभी तक कुछ उसमें जो पीस इनिशिएटिव था, समिट में कुछ चीज़ें थीं, हो सकता है उसके ऊपर जैसे मैंने कहा, वो जी, लेकर के भी बातचीत हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और भारत देखिए अपना स्ट्रेटजिक जो है फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। तो उन इंटरेस्ट पर तो ये तो अमेरिका जाना हो चाहे रूस जाना हो कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा पेंडिंग था, जी, इस वजह से जा रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि इस माहौल में बातचीत हो, आगे बढ़े। और जो अभी मैं सिपरी का डेटा दे रहा हूँ,
सिप्री ने जो डेटा दिया है कि भारत और चीन के रूस के बीच में जो मिलिट्री या जो पिछले 10 सालों का उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, जी, जो हथियार या आर्म्स मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे गए हैं वो तकरीबन 39.5 बिलियन डॉलर के हुए हैं। जी, तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ये कुछ है इसके अंदर। और ये भारत ही नहीं, देखिए रूस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूस को भी कई चीज़ें इस समय चाहिए जो कि बात कर सकता है भारत से। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ रूस के लिए और पुतिन के लिए है कि इन 2 सालों में या तीसरे साल जो लड़ाई उनकी चल रही है, दुनिया का इतना बड़ा नेता, जी, दुनिया का देखिए इतना बड़ा नेता पहली बार कोई जी, उनके पास जा रहा है। जी, और मैं आपको ये भी कहूँ कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जी, ये बाहर के भी देश कह रहे हैं। जी, क्योंकि इतना बड़ा नेता कोई गया कोई नहीं नहीं है। है, पुतिन बिल्कुल। छोटे देशों में ही गए हैं, ईरान गए हैं, वहाँ गए हैं। चीन और जी, इनकी आपस में तो कोई जी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू से है। जी, लेकिन भारत जैसा उभरता देश, जी, उसके नेता उनके पास जा रहे हैं, तो एक उनके लिए भी मेरे ख्याल से अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए या रूस को भी ये कहने के लिए कि हाँ, इतना बड़ा नेता एक आया, बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए भी। और इससे भी माहौल में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और इससे मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को कुछ ये लगना चाहिए कि उसके खिलाफ कुछ है। जी, यूक्रेन का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखिए बात करते रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन से भी। और यही नहीं, देखिए पुतिन से गए नहीं वो अलग की बात है, लेकिन जी, 6 बार वो बातचीत कर चुके हैं टेलीफ़ोन पर, जो पब्लिक नॉलेज में आया है, जी, बाकी अलग है। वही चीज़ यूक्रेन से भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बात की है। तो ये जो चीज़ है, हो सकता है इससे ज़ेलेंस्की को भी फ़ायदा होगा, वो भी शायद वेट कर रहे हों। यूरोपियन कंट्रीज़ भी वेट कर रहे हों कि जी, इसका क्या फ़ायदा, क्या बातचीत होती है और क्या फ़ीडबैक उनको मिलता है। तो एक मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा, और एक बहुत सकारात्मक जी, ये विज़िट होगी। जी। सर, इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। इस बीच कुछ इज़रायली जनरलों ने इच्छा जताई है कि यह युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए नेतन्याहू की जो विज़िट हो रही है इज़राइल की प्रधानमंत्री की अमेरिका में, बेसिकली वो जा रहे हैं कि जो अ, अमेरिका की अमेरिकन जो संसद है, कांग्रेस है, उसके दोनों सदनों को जो है वो संबोधित करेंगे 24 जुलाई को। तो ये ऑलरेडी प्लान था, जहाँ उन्होंने जाना था और जा कर के उनको संबोधित करना था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे जो बाइडेन से नेतन्याहू, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। और ये जो इनकी मुलाकात है, अब मैं कहूँगा जो विज़िट है इनकी वहाँ पर, उसमें भी जो है ऐसे माहौल में हो रही है जिसमें एक अनिश्चितता बनी हुई है। ये पहली विज़िट हो रही है नेतन्याहू की, या मैं कहूँगा इज़रायली प्रधानमंत्री की, जब से प्रधानमंत्री बने हैं। नवंबर में इलेक्शंस के बाद जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे 2022 में नेतन्याहू। और हमेशा आज तक था कि जो भी प्रधानमंत्री होता था, या नेतन्याहू भी जब पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इमीडिएट जो पहली विज़िट इनकी होती थी वो अमेरिका की होती थी। लेकिन वहाँ ये नहीं गए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लड़ाई जब इनकी अक्टूबर 2023 से हुई है हमास के खिलाफ, हमास की कार्रवाई के बाद, तो चीन जाने वाले थे बीच में, बट अमेरिका का फिर भी जाने का इनका प्लान नहीं था उस समय तक। और जब से हमास से अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर के बाद कार्रवाई हुई है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार आ चुके हैं इजराइल में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों से, 2 महीनों से थोड़ी-सी इनमें आपस में नाराज़गी ज़रूर थी। नेतन्याहू की फंक्शनिंग को लेकर के, जिस तरह से लड़ाई को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है जो बाइडेन का, वो जो है बहुत ज़्यादा सहमत न इनसे, मैं कहूँगा थोड़ा असहमत है। ख़ास करके राफ़ा तक जिस तरह ये जा रहे हैं, जिस तरह से सिविलियन कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता वहाँ नहीं पहुँच रही है, मानवीय त्रासदी हो रही है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के और दुनिया भर में इसकी बात हो रही है कि ये युद्ध गलत दिशा में जा रहा है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं इसके खिलाफ, इनके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में। मीडिया में भी ऐसा ही आ रहा है।
नेतन्याहू अपनी और वे उसके साथ-साथ जो भी पीस प्लान अभी जो बाइडेन ने बोला था, उन्होंने ये कहा था कि ये पीस प्लान नेतन्याहू की सहमति से है। अभी तक न तो नेतन्याहू न ही हमास ने उस पर सहमति जताई है, उसके प्रोविजंस को लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपस में इनकी जो असहमति है, इन चीज़ों को लेकर के है। और मैं एक दो चीज़ें और इस पर बताना चाहूँगा कि देखिए, एक मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने ये लिखा था कि जब ये राफा की इनकी जो योजना चल रही थी और जब आक्रमण शुरू किया था नेतन्याहू ने, उस समय जो बाइडेन इसके खिलाफ थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर जो है ये प्लान लेकर के चलेंगे, तो अगर इतना ज़्यादा करेंगे तो ये गलत है, ठीक नहीं होगा। यही नहीं, ईरान ने जब मिसाइल्स दागी थी इजराइल के ऊपर, उस समय नेतन्याहू जो है बहुत ज़्यादा जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे ईरान के ऊपर। और उस समय भी जो बाइडेन ने कहा था, अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, कि अगर ज़्यादा वो जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करेंगे। उन्होंने कहा कि इफ़ यू लैंड इन अ बिग अटैक, यू आर ऑन योर ओन। तो ये कोट किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो आप समझ सकते हैं कि आपस में इनकी असहमति थी। यही नहीं, इजराइल के अंदर भी लोग असहमत हैं। राइट विंग लोग चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे, हमास का खात्मा हो। मॉडरेट्स या जो सेंटर वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि होस्टेज डील या पीस डील ली जाए, हॉस्टेजेस को पहले मुक्त कराया जाए। इजराइल की जनता भी यही चाहती है कि लड़ाई कितनी लंबी चलती रहेगी, हॉस्टेजेस जो हमारे हैं, जो बंधक हैं, उनको लाया जाए और पीस प्लान पर बातचीत हो। तो ये अपने देश के अंदर भी जो है उनके इस चीज़ को लेकर के असहमति है। यही नहीं, देखिए, जेरूसलम पोस्ट ने अपनी 29 मई के में न्यूज़ निकाला है, और जहां उन्होंने कहा है कि जो उनको नेतन्याहू को जो ये इन्विटेशन मिला है अमेरिकी संसद को संबोधित करने का, वो उन्होंने मना कर देना चाहिए। ये इन्हीं के देश में कहा जा रहा है, क्यों कहते हैं कि जेरूसलम पोस्ट में का ये कहना है कि लोग जो है अपने हॉस्टेज जो बंधक हैं उनको वापस चाहते हैं और हमास को खात्मा चाहते हैं। लेकिन वो जो नेतन्याहू हैं, इसको लंबा कराए जा रहे हैं, कुछ अचीव नहीं हो रहा है दोनों में से, और वो अपनी कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं। इससे पहले देखिए, जब नेतन्याहू शुरू में आए थे तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिसके खिलाफ काफ़ी तकरीबन 8-9 महीने तक वहाँ पर प्रदर्शन होते रहे थे इजराइल में। और उन जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के जो बाइडेन ने भी ये कमेंट किया था कि ये ठीक नहीं है। तो ये कुछ असहमति थी इन लोगों के बीच में, पर्सनली भी दोनों के बीच में, जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में, जो ये पहले नहीं गए थे। लेकिन अक्टूबर 2007 के बाद जो कार्रवाई हुई थी हमास की, और जो इन्होंने कार्रवाई की, उसको लेकर के पूरा साथ दिया था अमेरिका ने, पूरी मदद की। इनकी सैन्य सहायता, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इनके CIA चीफ बार बार आते रहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते रहे, इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, खास करके पैसिफिक कमांडर, वो हमेशा विजिट करते रहे। मिलिट्री टीम जो है अमेरिका की इनके पास है, और मैक्सटर या स्टारलिंक, इन्होंने जो है काफ़ी मदद की है, अपना जो सैटेलाइट इमेजरी दे करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले करके इनकी काफ़ी मदद दी है इजराइल को इस लड़ाई में। तो इसलिए ये अभी जिस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इनके जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनके, या मिनिस्टर कहिए, गैलेंट वहाँ गए थे। उन्होंने वहाँ बात की थी, और उन्होंने भी इसीलिए गए थे क्योंकि कुछ
हथियार क्या है, बॉम्ब कहिए, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया था इजराइल को देने से, और वो 2000 पाउंड के बॉम्ब थे, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब हैं, पिन पॉइंटेड हैं, एक्यूरेसी उनकी बहुत है, लेकिन नुकसान बहुत करते हैं, और इसलिए उनको उसकी खेप जो है नहीं आई थी, जो बाइडेन ने मना कर दिया था। उसको लेकर के भी मीडिया में नेतन्याहू ने बोला था इसके बारे में, कि उसके खिलाफ में उन्होंने बोला था कि ये नहीं आ रहा है, बंद कर दिया गया है। तो उसको लेकर के भी कुछ इनके बीच में असहमति थी। तो ये सब इसके परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, और इस वजह से गैलेंट की जो विजिट थी उसमें अमेरिका ने बल्कि गैलेंट को ये दिखाया कि वो ज़्यादा एक तरह से एक स्टेप आगे हैं नेतन्याहू से, और वो चीज़ों को समझ रहे हैं और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को भी समझ रहे हैं। कहा तो ये जाने लगा था कि गैलेंट हो सकता है सक्सेसर होंगे नेतन्याहू के, लेकिन ये जो गैलेंट ने बल्कि खुद वहाँ बोला था अमेरिका में कि कोई असहमति अगर है तो ओपन में नहीं आनी चाहिए, क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, जिसका जवाब नेतन्याहू ने भी दिया था ये कह करके कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन जो प्रशासन है अमेरिका का उसने जो है उसमें सहायता नहीं की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर के, जिसके बैकग्राउंड में ये जा रहे हैं, और आशा तो यही करना चाहिए कि वहाँ जा कर के पीस प्लान की भी बात होगी, और जो मतभेद हैं खास करके सिक्योरिटी, वॉर के बाद लड़ाई बंद हो जाएगी, उसके बाद गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कौन करेगा, कैसे होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी, इसके बीच में भी असहमति है इजराइल में और अमेरिका में। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर भी बातचीत होगी, और ईरान को लेकर के भी जो बाकी ग्रुप में हिजबुल्लाह और हौतीज, इसके बारे में भी बात होगी। यूएस के साथ यहाँ भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो तकरीबन 90% कहा जा रहा है, 90% से ज़्यादा 99% का कहना था कि जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आए थे वो निष्क्रिय कर दिए गए थे। वो अमेरिका और उसके साथ मिल करके अमेरिका, इंग्लैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इन लोगों देशों ने मिल करके एक साथ किया था, जिससे ये पड़ा था, ये सपोर्ट उन्होंने किया था इजराइल को। और अभी भी इस समय भी दो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो बाइडेन ने भेजे हैं वहाँ मेडिटेरेनियन सी में, और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है कि हम जो है पूरा इजराइल के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जा कर के बात करेंगे तो हो सकता है जो मतभेद हैं वो दूर हों, इनसे बातचीत कुछ आगे बढ़े, और हो सकता है शांति प्रस्ताव का भी आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका में भी देखिए जो बाइडेन कमज़ोर पड़ रहे हैं, इलेक्शन जो वहाँ होने वाला है, और उनको भी ये कुछ दिखाना ज़रूरी है कि वो इजराइल के साथ हैं, और जो ज्यूज़ लॉबी है अमेरिका की वो इनको सपोर्ट करे। तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव फीडबैक बातें हों जो सामने आए, और शांति का माहौल कुछ आगे बढ़े। सर, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खबरें हैं कि अब यूक्रेन एआई की मदद लेकर रूस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसे कैसे देखते हैं? ये जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का युद्ध है अब ऐसे स्टेज में आ गया है तीसरे साल में कि उसका अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो जो होना था हो रखा है ऑलरेडी यूक्रेन का। रूस ने जितना कब्जा करना था काफ़ी कुछ कर लिया है, तकरीबन 18 से 20% जो उसका है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये लेकर के वहाँ पर, और ये भी नहीं है कि रुक गया हो युद्ध, लड़ाई चल रही है लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा हो। रूस धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ यूक्रेन भी अटैक्स किए जा रहा है, कुछ हथियार लेकर के जो अभी उनके उसको मिले हैं, लेकिन स्टेलमेट भी नहीं हो रहा है कि बिल्कुल बंद हो रखा है, ये भी नहीं है। और जो नाटो से हथियार आए थे, मिसाइल्स आई थी लाइक पैट्रियट या स्टॉर्म शैडो कही है, ऐसी मिसाइल जो आई थी उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ा। टैंक्स जो आए थे लेपर्ड से लेकर के चैलेंजर, उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तो ये हो रहा है कि जो भी स्टॉर्म शैडो और पैट्रियट मिसाइल्स गिरा दी हैं रूस ने या कैप्चर की हैं, उनको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करने पर लगा हुआ है
ये देखने के लिए कैसे काम कर रही हैं, उनकी वो कार्ड बनाएगा या वैसी मिसाइल तैयार करेगा। तो ये भी चीज़ें वहाँ शुरू हो गई हैं। आर्म्स एम्युनिशन शॉर्टेज है ही है रूस के साथ। रूस के पास सैनिकों की भी कमी है। ड्रोन्स, आर्टिशल्स, रॉकेट्स ये चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बहुत बड़ी तरीके से अब आ रहा है। दोनों देश, रूस और यूक्रेन तो बहुत बड़े रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। उसकी खुद की कई कंपनियां आ गई हैं जो ड्रोन्स बना रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी वायरे एक कंपनी है जो कि ड्रोन्स बना रही है सबसे कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर बना रही है दुनिया के मार्केट में, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किलर रोबो का नाम दिया है कि जो काम करती है। ये ड्रोन आजकल हर जगह एआई सॉफ्टवेयर्स और चिप्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। और जो डेप्थ लर्निंग है, डीप लर्निंग मैं कहूँगा, डीप लर्निंग फेज एआई का लेकर के, और वो जो फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका इस्तेमाल हो रहा है इस जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेटा लेकर के एनालाइज करके और हथियार बनाए जा रहे हैं या इनको इक्विप किया जा रहा है, इन हथियारों को, चाहे ड्रोन्स को या मिसाइल्स को। रूस ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके, जिस तरह पिछले 2 सालों में रूस ने हथियार से, मैन पावर से जो भी अटैक्स किए हैं, उनका डेटा ले करके और उसको इस्तेमाल करके उसके रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के। इसी में ड्रोन्स बन रहे हैं, हॉवर करते हुए जो हवा में या अपने आप को छुपा करके या आसमान में रुके रहेंगे, कॉप्टर्स या ड्रोन्स हैं, जो ही टारगेट आएगा सामने, उसको जो डेटा उनको दिया गया खुद ही एनालाइज करके खुद ही जा करके वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। मशीन गन्स लेकर के, मशीन गन्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल हो रही हैं, ग्राउंड पर भी और ड्रोन्स के द्वारा भी जो भेजी जा रही हैं ऊपर। उसके साथ ही अनमैन्ड कॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स कहिए, वो शुरू हो गए हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और जो इनकी शॉर्टेज है हथियार की या मैन पावर की यूक्रेन के पास, यूक्रेन पूरी ताकत लगा रहा है कि वो उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन ले करके और उसको प्रोसेस करके उसका इस्तेमाल करे। उसने एक डिपार्टमेंट भी इसके लिए बनाया है, इसकी फंडिंग भी कर रहा है, और कई कंपनियां यूक्रेन में स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन इनके पीछे सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की है। इवन डेटा कलेक्शन में मैक्सटर ने पूरी जोर लगाई है यूक्रेन में मदद, यूक्रेन की मदद कर रहा है डिप्लॉय करके सैटेलाइट्स, और अपनी सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा डेटा यूक्रेन को दे रहा है। तो ये जो है खास करके देखिए, इंटीग्रेशन जो मेन है, टारगेट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उनका जो सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिला करके एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी जो लेनी है, वो सैटेलाइट इमेजरी से बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गई है, और उसकी वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ गया है यूक्रेन भी इसमें। अभी इसमें यूक्रेन ही नहीं, देखिए इस बार अभी तक लड़ाई में पूरा ये मैं कहूँगा कि मैन पावर ओरिएंटेड था, मतलब सोल्जर्स ही ज़्यादा उनके इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अब जो है रूस ने तो पहले ही मैक्सिमम मिसाइल्स और आर्टिलरी और रॉकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब यूक्रेन भी, क्योंकि इसके पास सोल्जर्स की ऑलरेडी कमी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने वेपन्स का उसमें इस्तेमाल किए जा रहा है। और अब जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे, मैक्सटर या आप ब्लैक स्काई लीजिए, प्लैनेट लैब, एक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी डेटा यूक्रेन को दे रहे हैं। और जो यूक्रेन ने ऑलरेडी एक यूएसए की जो मिलिट्री एक क्लियर व्यू जो उनका एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने लिया है, जिसकी वजह से रशियन सोल्जर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे डेड या अलाइव हैं। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने बना रखी है। और यूएसए की एक कंपनी प्राइमर, उसने जो है एआई को ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है
पूरे इनसे यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जो रूस का मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको जैम करके उसका पूरा डेटा यूक्रेन को दे रहा है, और यूक्रेन उसको लेकर के जैम करने के लिए या उनके कम्युनिकेशन के बीच में जा करके उसको डिसरप्ट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि रूस चुपचाप बैठा है। रूस तो ऑलरेडी पहले इस्तेमाल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों चीज़ों के लिए, टारगेट एक्वायर करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो ये चीज़ें वो ऑलरेडी पहले से कर रहा है, लेकिन वो जो बीच का ह्यूमन सेंट्रिक भी रखा है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मशीन ही काम करे और किसी स्टेज पर मशीन अपने आप बेकाबू मत हो जाए। तो वो भी जो ह्यूमन इन लूप कहते हैं कि उसमें जो कमांडर्स हैं उनको भी लूप में रखा हुआ है कि सिर्फ डायरेक्ट ना हो ये। तो ह्यूमन इन लूप अप्रोच जिसे कहते हैं वो भी लेके चल रहा है। और रोबोटिक सिस्टम पर रूस ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि रूस लगभग रोबोटिक सेना तैयार करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है और कुछ कर भी लिया उसने, कुछ टेस्ट उसने कर भी लिया है रोबोटिक सिस्टम्स जो कि सैनिकों को रिप्लेस करेंगे और वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनको थकान नहीं होगी। वो जो है थकान नहीं होने के अलावा उसके बावजूद भी वो सोच सकेंगे और जो काम दिया जाएगा उसको कर सकेंगे। कामाकाजी ड्रोन्स ऑलरेडी रूस बना चुका है। ज़ाला है या उसका एरियन 10 है, KUA-BLA ऐसे करके हैं जो कि ऑलरेडी उसने बना रखे हैं। लेकिन देखिए मेन जो चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी यूक्रेन के हाथ में आया और जिसको उसने मैक्सिमम इस्तेमाल किया है क्रीमिया में अटैक करने के लिए रूस के जो बेसेज हैं उनके खिलाफ। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 के आसपास रूस की जो मिसाइल बोट्स हैं, जो नेवी की छोटी बड़ी हैं शिप्स, उनको जो है उस पर इस्तेमाल कर चुका है। तो ये जो है रूस भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी बोला है कि वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है उसको ऑलरेडी वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने एक डिवीज़न भी अपनी बना रखी है और वो जो इसको देख रही है। तो दोनों जो है लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यूक्रेन ने जरूर अभी ज़्यादा एक्वायर किया है और आगे लेके बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन का काफ़ी नुकसान अभी भी रूस कर रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, बाकी काफ़ी नुकसान वो कर चुका है। उसके कई मिसाइल्स का नुकसान कर चुका है, उसके एयरक्राफ्ट का नुकसान कर चुका है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस बेस में F-16 आने वाले थे यूक्रेन में, उसको भी काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है रूस ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस थे, कंक्रीट बेसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा सह सकते थे स्ट्राइक अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने वहाँ सेफ रखे जाने थे F-16। तो ये भी कहा जा रहा है। और इसकी देखिए लेकर के कुछ डेंजर्स भी हैं। AI दुनिया भर के लोगों ने बोला है कि अगर ये जो हथियार हैं जिसे हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो अगर इतनी आसानी से सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे तो जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इनको लेके चलेंगे और इस वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा विनाश होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इसकी वजह से। दूसरा, यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कहीं बेकाबू हो गए, अगर मशीन में कोई खराबी आ गई तो फिर क्या होगा? फिर तो ये अपने ही ट्रुप्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देंगे, अपने ही इलाके में नुकसान करेंगे। इसका काउंटर मेजर भी, क्योंकि हर एक का देखिए काउंटर मेजर डेवलप होता ही है। अगर दुश्मन है, मान लीजिए आज रूस ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन में डेवलप किया जो कि काफ़ी नुकसान 2000 पाउंड या ये कहिए 1000 पाउंड का बॉम्ब लेकर के या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर उसका काट रूस ने ढूंढ लिया और उसको वापस कर दे और वही जो है काउंटर कर दे कि जा करके यूक्रेन में ही वो अगर वो बॉम्ब गिराए रूस की तरफ, रूस ने बीच में उसको रोक दे, तो ये भी एक चीज़ है जो आगे आ सकती हैं।
फिर रूस को तो यूक्रेन के ऊपर अटैक करना ही नहीं पड़ेगा। उसी का जो है जो ये हथियार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, उनका कार्ड ढूँढ करके उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करेगा। एक ये भी चीज़ आ सकती है। और जहाँ तक अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हर जगह चाहे वो पीसफुल है या वॉर, हर जगह उसकी दो तरफ़ा चीज़ें हैं जो कि नुकसान भी काफ़ी कर सकती हैं। जो कहा जा रहा है कि ये अगर एक बार आ गए तो उनको जो इस्तेमाल करने वाला है वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है, किसी के खिलाफ। हो सकता है एक कोई ऐसा कमांडर जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उसका इस्तेमाल करे। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ इस तरह की आशंकाएँ जताई जा रही हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ यहाँ भी कहा जा रहा है कि देखिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने थे, लेकिन अभी तक कंट्रोल है, उनके ऊपर सेफ्टी है। तो उसी तरह इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी कि या तो सारे देश मिल करके कुछ ऐसी एक ट्रीटी बनाएँ, कुछ ऐसे नियम बनाएँ जिससे इसका जो है गलत इस्तेमाल ना हो पाए, उनको रोका जा सके और गलत हाथों में पड़ने से रोका जा सके। सर, तुर्की को सीरिया की सीमा बंद करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? सुना है कि दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, क्या बात हो गई सर? निधि जी, तुर्की का आपने देखा होगा जो जी। उधर का इतिहास है, जी। तुर्की और सीरिया का बहुत पुराना है। जी। इनफैक्ट अगर जाएँ तो मेरे ख्याल से 1939-40 के आस-पास से इनका चल रहा है वो। जी। कुछ इलाका तुर्की ने इनका लिया था, जी। जो वापस नहीं किया और फिर आपस में इनका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता ही रहा है और अभी भी चल रहा है। जी। तुर्की ऑफ कोर्स मजबूत हो गया है, जी। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, नाटो का भी हिस्सा है, जी। लेकिन वो अपने आप को अभी दोनों पक्ष में रखता है। रूस के जी। साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। जी। दूसरा, जहाँ तक सीरिया का संबंध है, सीरिया में देखिए ऐसा है कि वहाँ एक गवर्नमेंट का ही कब्जा नहीं है। असाद जी। हैं जो कि रूस ने ही उनको पूरी मदद करता है और रूस का जी। पूरा सपोर्ट जी। उनके लिए है। जी। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश यूरोप करता रहा है उनको हटाने की, लेकिन रूस ने रोका है उनको और जी। मदद देता जी। रहा है, आर्थिक और सैन्य सहायता भी। लेकिन सीरिया जो है एक पार्ट में नहीं है, 2-3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। नॉर्थ वेस्ट सीरिया, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, सेंट्रल में तो गवर्नमेंट की चल रही है, जी। लेकिन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं चल रही। एक तरफ तुर्की के सपोर्टेड लोग हैं, जी। एक तरफ ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह, कुछ ऐसे ग्रुप्स अलग अलग अपने लेके चल रहे हैं वहाँ। जी। तो ये इनके बीच में झड़पें होती रही हैं जी। और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। 2011 में मेजर हुआ था इन लोगों के बीच में, दोनों देशों के, और उसके बाद इनका हुआ भी था कि ये जो है आपस में कुछ संधि हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। जी। बॉर्डर पोरस था। हालांकि इन्होंने एक वॉल भी बनाई है, जी। एक पूरी वॉल बनाई है अपने बॉर्डर पर, तकरीबन 800 कुछ किलोमीटर की है, और जो ये कहा जा रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्रेट वॉल है। चाइना की ग्रेट वॉल और अमेरिका और मेक्सिको ने भी बना रखी है। जी। पूरा नहीं, बट उन्होंने बनाई है, वो नंबर 2 पर आता है और इनका नंबर 3 पर है लंबाई जी। वॉल की, लेकिन तब भी पूरा नहीं है। और ये कुछ एरिया देखेंगे आप, हमारे दर्शक अगर देखेंगे तो उसमें उनको लगेगा कि कुछ ओपन भी है, वॉल भी है, बहुत वो नहीं है इतनी ग्रेट वॉल की तरह ऊंची, बट उन्होंने बना रखी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ रुकी नहीं है। जी। लेटेस्ट जो आप बात कर रहे हैं, टर्की ने 2 ही इनके मेन बॉर्डर क्रॉसिंग्स है, बाकी और भी हैं जिनसे ट्रेड और बाकी चीज़ें हैं। इन्होंने वो बंद कर रखा है बेसिकली बिकॉज जब ये 2000 इनके आपस में तुर्की में मिलिटेंट ग्रुप्स और इनके बीच में अपराइजिंग हुई थी, सिविल अपराइजिंग, उसमें जो है बहुत सीरियाई टर्की में चले गए थे शरण लेने के लिए। वो कहा जा रहा है कि 3.5-4 लाख के आसपास वहाँ पर हैं। तो बीच में एक सीरिया की, वहीं जो सीरियाई मूल की लड़की थी उसके साथ गलत हरकत एक सीरियाई नहीं की, बट उसको लेकर के वहाँ बवाल जो है बढ़ गया था और कई शहरों में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, बवाल हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए हैं 4-5 वहाँ पर।
तो उस वजह से उन्होंने जो है ये बंद किया कि यहाँ से मिलिटेंट्स आ रहे हैं और आ करके ऐसी भावना भड़का रहे हैं जी, जो ऐसा वहाँ पर हो रहा है। और इन्होंने जो बॉर्डर क्रॉसिंग है मेरे ख्याल से 9 करीब क्रॉसिंग्स वो बंद की हैं जी, फिलहाल के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने की है जी, इसी वजह से, जी, इसी को रोकने के लिए। और ये जो बाब एल हवा करके एक मेजर क्रॉसिंग है जी, जहाँ लाखों दोनों तरफ लाखों लोग रहते हैं, सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट है वो, जी, क्योंकि अभी भी देखिए तुर्की जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सीरिया का। जी, तो इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए 32 लाख के आसपास समझिए कि ये अगर सीरिया के लोग वहाँ चले गए हैं तो क्या हालत होगी, रिफ्यूजीज अगर टर्की में हैं जी, तो ये मुश्किल तो है। और तुर्की के लोग इसलिए नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं सीरिया के लोग तुर्की में, उनके साथ गलत हरकत हो रही है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको हर समय प्रताड़ना मिल रही है। जी, तो ये चीज़ ले करके एक तरह से कहिए कि भावना भड़काने की बात हुई है। और जैसे मैंने कहा कि 828 किलोमीटर का इन्होंने वॉल बनाई है, टोटल बॉर्डर इनका 911 किलोमीटर का है। जी, तो उसमें ये वॉल बनी हुई है। और फिर भी आप देखते हैं हर एक चीज़ तो जब बर्लिन वॉल टूट गई थी तो इस पर क्रॉस करने की तो प्रॉब्लम है नहीं। जी, तो ये चीज़ें इनके यहाँ आपस में होती रही है। और अभी इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने जो है ये उन्होंने बोला था कि हम बातचीत करेंगे इराक सीरिया से और संबंध सुधारेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी चीज़ हो गई। और जो देखिए नॉर्थ वेस्ट हम बात कर रहा था मैं एरिया सीरिया का, वो रिबल्स उनका स्ट्रांग होल्ड है। जी, सेंट्रल मैंने कहा था गवर्नमेंट का है। और जो रिबल्स हैं सीरिया कहता है कि तुर्की उनकी सहायता कर रहा है, जी, तुर्की ये कहता है कि कुछ रिबल्स तुर्की में हैं जिनकी सहायता सीरिया करता है। तो ये इनकी आपस में ये चीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है, जो कि बीच-बीच में बढ़ती रहती है। और ये अगर देखा जाए तो देखिए एक सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका कि ये आज़ाद हैं और नॉर्थ ईस्ट में वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बट अभी तक काफ़ी ट्रुप्स रूस के वहाँ थे। रूस जी, उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा था, रूस सैन्य सहायता भी दे रहा था और मिलिट्री पुलिस और बाकी जो है उसका तो रूस ही कर रहा था। अब बीच में जब ये लड़ाई शुरू हो गई यूक्रेन और रूस की, तो कुछ ट्रुप्स रूस ने विड्रॉ कर लिए। जी, कुछ मिलिट्री साजो सामान इंक्लूडिंग S-300 जो एयर डिफेंस हैं मिसाइल्स, वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली। और इसीलिए कहा जा रहा था कि इन बीच में कुछ और एरिया तुर्की ने इनका कब्जा किया, रिबेल्स ने कब्जा क्या किया इन्हीं का एरिया, रिबेल्स ही उसको ले लिए सीरिया में। कहा जा रहा कि तुर्की ने ही उनको सपोर्ट किया। तो ये भी बात सामने आ रही है। और जो बॉर्डर है तुर्की और सीरिया का, एक तरह से ये कहिए कि मिलिटराइज्ड है, लेकिन मिलिटराइज्ड किससे है? ये रिबेल ग्रुप से, जी, जो मिलिटेंट्स हैं उनके थ्रू वो कर रहे हैं। तो जी, कुछ एक पार्टी है पीकेके या कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जी, जो तुर्की में ज़्यादा उसका प्रभाव है, जी, उसको सपोर्ट सीरिया से मिलता है, बेस उनका यहाँ पर है। तो तुर्की ये कहता है कि ये जो है इनकी वजह से हो रहा है। तो ये जो चीज़ें कुछ हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। इदलिब का जो इदलिब इलाका है जी, मैप में है, उसमें तुर्की का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इस्लामिस्ट ग्रुप्स ज़्यादा हैं, तो एक ग्रुप्स वहाँ पर हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल होती रही है वहाँ पर। और जो सपोर्ट बेस है इन मिलिटेंट्स का, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो डाउन नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ इनकी चलती रहेगी। और सीरिया का जैसे मैंने कहा जो सेंट्रल रूल है वो इन इलाकों में नहीं चल पा रहा है। और वो अब पहले ये रूस मदद भी कर रहा था, अब रूस अपनी ही उसने ज़्यादा देख रहा है। जी, तो इस वजह से, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि उसने टोटल विड्रॉ कर लिया है, मदद अभी भी वो कर रहा है। और इसके बीच में देखिए इनके आपस में अमेरिका ने भी इंटरवीन किया था बीच में। जी, और कुछ उन्होंने तुर्की के अगेंस्ट भी कुछ कुछ ग्रुप्स का कर रहा था, जो तुर्की ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से
मुश्किल तो वहाँ पर है और वो ख़त्म नहीं होगी जब तक कि तुर्की, क्योंकि मैंने बताया नाटो का मेंबर है, जी, सीरिया इनके हिसाब से चल रहा है, रूस और चीन की मदद से, तो ये तो चीज़ चलती ही रहेगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर अगेन मैं ये कहूँगा कि बातचीत नहीं चलेगी, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी और दुनिया को हर एक को ये सोचना पड़ेगा कि जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जी, अभी हम इजराइल में भी यही देख रहे हैं, जी, पूरा इजराइल का फोकस उस मिलिटेंट एक ग्रुप पर है, हमास पर या हिजबुल्लाह साइड जी, में है, बाकी है तो ये अब ये मिलिटेंट ग्रुप्स अगर इस तरह एक्टिव होंगे तो हर जगह ऐसी कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। लेकिन देखिए अभी भी सीरिया या तुर्की देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं यूरोप के लिए भी और इनके रूस के लिए, जी, क्योंकि अगर जैसे पहले हुआ है सीरिया से आपने देखा काफ़ी रिफ्यूजी जाते रहे हैं यूरोप में और उनका क्या हाल हो रहा है यूरोप में आप देख ही रहे हैं जी, किस तरह से चल रहा है। जी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ शांति नहीं होगी तो मुश्किल जो है यूरोप को भी झेलना पड़ेगा। जी, तो इसलिए सिर्फ उसी में देख करके चलने से नहीं होगा, जब तक कि दोनों जो है मिल बैठ के बात करें और रूस और अमेरिका या मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन भी जी, मदद करे कि इनके आपस के जो डिफरेंसेज हैं वो खत्म हों। जी, बिल्कुल सर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में भी सवाल उठाया और वो बाहर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर अजय कुमार जिनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। अब भारतीय सेना ने एक पूरा विस्तृत बयान जारी करके स्पष्टीकरण दे दिया है। सही क्या है सर? जरा देश के सामने आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। नीरज जी देखिए, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के नेता हैं, जी, मैं उनके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा। जी, बट अगर बाकी कोई अगर कह रहा है जी, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जी, एक चीज देखिए, आज से नहीं, जी, शुरू से भारतीय सेना अपने एक एक जवान, जी, चाहे वो नौकरी में है, सेना में नौकरी कर रहा है जी, या नहीं कर रहा है, बाहर भी है, रिटायरमेंट के बाद भी है, जी, उसका ख्याल रखती है। जी, और सेना ने, देखिए सेना को स्पष्टीकरण देने की तो जरूरत है नहीं, जी, क्योंकि सेना जो करती है चुपचाप अपने आप करती है और बहुत कुछ करती है, जी, पहले देश के लिए और जी, फिर अपने लिए। ये चीज सबको देखना पड़ेगा जी, कि सेना पहले देश के लिए करेगी, जी, देश के लोगों के लिए करेगी जी, और तब अपने लिए करेगी, अपने लोगों के लिए करेगी। जी, लेकिन इस केस में जी, जो अजय कुमार की आप बात कर रहे हैं, जी, सेना ने ऑलरेडी आपको बता दिया, देखिए कि 1.75 करोड़ जी, सेना ने दिया। जी, और ये चीज जो सेना ने लिखित, मतलब मैं चूंकि सेना में हूं, इन चीजों जी, में डील कर चुका हूं, तो मैं जी, कहूं कि ये चीज एक एक पैसा लिखित में है। जी, बट इसके अलावा भी होता है जी, कि उसके साथ के लोग, जी, जिस बटालियन में उसने नौकरी की, जी, उसके लोग, जी, वो लोग भी मदद करते हैं इकट्ठा हो करके, जी, जो अकाउंटिंग में नहीं आता, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते जी, कि हम अपने भाई के लिए, अपने जवान के लिए हमने ये कर रहे हैं। जी, वो इससे अलग है, अलग है। जी, जो वो लोग पब्लिसिटी में दिखाना नहीं चाहते। बाहर जी, तो हर एक आदमी, जिन लोग सोशल मीडिया में अगर कोई बात कर रहा है, जी, वो ये देखना चाहता है कि कितना कितना कौन दिया, जी, लोग इनाम देते हैं। जी, सेना ये नहीं करती, जी, सेना अपना देती। आज तक देखिए सेना ने बताया नहीं था ये, जी, क्योंकि सेना करके दिखाती है, करती है और जरूर जी, लुक आफ्टर करती है, पूरा ख्याल करती है। और जो लोग शहादत देते हैं जी, उनका तो ज्यादा ख्याल करती है, और जी, उनका नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा जी, कि उनके, उसके परिवार को और उसके बच्चों का सेना आखिरी तक जी, ख्याल रखती रहेगी। जी, ये शायद लोगों को ये नहीं पता है। जी, और वो जो चीज है, जी, वो जो ये पैसे की बात कर रहे हैं, जी, उस पैसे से कई गुना महत्वपूर्ण है। जी, तो बिल्कुल, सेना जो है ये 1-2 करोड़ को नहीं देख रही है, जी, सेना ये देख रही है जी, कि ये जो हमारा वीर, जी, हमारा जवान जो शहीद हुआ है, जी, जिसको हमें क्षति, हमें दुख है जी, कि हमारा इतना एक ट्रेंड आदमी, एक ट्रेंड जवान चला गया, जी, उसका दुख है। लेकिन फक्र भी है, जी, गर्व भी है जी, कि जाते जाते उसने देश के लिए कुछ किया, जी, अपनी शहादत दी। जी, उसके लिए सेना बहुत कुछ सोच रखती है कि उसके जो अगर घर के लोग हैं उनके लिए क्या करेगा, माँ जी, बाप हैं जी, या उसके जो भी डिपेंडेंट हैं जी, उनके लिए क्या करना है। जी, और देखिए
उसके माँ बाप ने भी यही कहा है जी कि उनको पैसे मिले हैं। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वो भी इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ये नहीं जी बोले कि इतने यहाँ इतने वहां से आए। जी जी ये बहुत ही ये होता है। उस सेना को देखिए, उस सेना के परिवार को देखिए, जी क्योंकि सेना का परिवार भी जी अब फौज का ही परिवार हो जाता है। जी तो जी इस वजह से आप देखिए, सब मर्यादा में है, सेना जी अपनी मर्यादा में है, जी मर्यादा को क्रॉस नहीं करती। जी जो उसने किया है, चूंकि कुछ जगह से ऐसे कमेंट आए जहां से नहीं आने चाहिए, जी तो शायद उस वजह से सेना को आकर के बताना पड़ा। जी और मुझे तो लगता है कि सेना का जो बयान आ गया उसके बाद तो राजनीति बंद हो जानी चाहिए इस विषय पर। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी को कोई अगर ऐसा सवाल है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए जी सेना के ऊपर सवाल कि सेना ये कर रही है, बट अगर बता दिया तो आप वहां जा करके उनसे बात कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जी लेकिन इसको पहले भी हम कहते हैं, अभी भी कहेंगे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जी शहादत का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप मदद करना चाहते हैं, जी बिल्कुल मदद कीजिए। जी आप बोलिए कि आप कितना मदद कर रहे हैं, जी कितना कर सकते हैं, जी बट ये मत कहिए कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। जी, बिल्कुल सर। तो आज हमारे दर्शकों को, पाठकों को सर ने बताया कि 2 मित्र देश भारत और रूस जब अगले सप्ताह मिलेंगे तो किन-किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। इज़राइल और अमेरिका के संबंधों में जो खिंचाव आ रखा है, जो तनाव आ रखा है, क्या वो तनाव बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा से दूर होगा? और क्या रूस-यूक्रेन युद्ध अब समाप्ति की ओर हो सकता है या संघर्ष विराम की ओर बढ़ सकता है? इस पर भी सर ने आज के कार्यक्रम में प्रकाश डाला और तुर्की और सीरिया के संबंधों में इस समय जो खिंचाव दिख रहा है, जो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति दिख रही है, उसका कारण क्या है और इस संघर्ष का इतिहास क्या है, ये भी सर ने बताया। सर, आज आपने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक बनाया, लेकिन चलते-चलते एक अहम सवाल जो इस समय मीडिया, सोशल मीडिया, संसद और सड़क में गूंज रहा है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।